हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। और ये है आपकी बुक आरो भाग 2 यानी कक्षा 12वीं की पुस्तक में है आपकी में। और पाठ का नाम रहेगा आपका श्रम विभाजन। ठीक है, जाति प्रथा और श्रम विभाजन। तो देखिए, जिसको जो अगर चैनल पर पहली बार आया तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपको वहाँ पर संपूर्ण साहित्य, एनसीईआरटी और व्याकरण सब निःशुल्क करवाया जा रहा है। टेलीग्राम का लिंक से अवश्य जुड़े, टेलीग्राम का लिंक भी बिल्कुल निःशुल्क है। तो चलो, आपका एग्जाम है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर अवश्य कर दिया करो। डॉक्टर भीमराव एक मिनट यहाँ है आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक का क्या नाम है। एक बार फिर से सुने, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक का नाम क्या है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विष्णु खरे, धर्मवीर भारती। तो बच्चों, आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और ये है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। नाम से ही आपको प्रतीत हो रहा है कि किस पर हम चर्चा करने वाले हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप आईएमपी लगाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि यहाँ अप्रैल दिया गया है। तो देखिए, 14 अप्रैल 1890, 12 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1881। तो बच्चों, आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 14 अप्रैल 1891। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं। भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? अब स्थान का नाम पूछ लिया गया है, तो बच्चों कहाँ हुआ था? महू में, मेधा में, बहू में, भांडू में। तो महू में हुआ था। ठीक है, महू किस राज्य में स्थित है? तो महू है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश में। जहाँ समझाने की आवश्यकता होगी वहाँ मैं रुकूंगी। वैसे इन प्रश्नों पर मैं ज़्यादा समय आपका खराब नहीं करूँगी, कोई इसमें समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, अस्पृश्य परिवार में, वैश्य परिवार में। तो अस्पृश्य का मतलब है कि आजकल जिसको आप एससी कास्ट बोलते हो उसमें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरंभिक यानी शुरुआत की शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? पाकिस्तान में, भारत में, श्रीलंका में, जापान में। तो शुरुआत की जो उनकी शिक्षा भारत में ही रही थी। उच्चतर शिक्षा के लिए सर्वप्रथम कहाँ गए थे? यहाँ समझने की आवश्यकता है कि सबसे पहले कहाँ गए थे। और उच्च यानी उच्च शिक्षा के लिए तो गए थे न्यूयॉर्क में, लंदन में, पेरिस में, हांगकांग में। तो न्यूयॉर्क में ये सर्वप्रथम उच्च शिक्षा के लिए गए थे। न्यूयॉर्क के बाद भीमराव अंबेडकर कहाँ पर उच्च शिक्षा प्राप्त की थी? वाशिंगटन में, दिल्ली में, मुंबई में, लंदन में। तो बच्चों, आपका उत्तर रहेगा लंदन में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों, कई बार क्या होता है कि जब मैं प्रश्न बताती हूँ तो मैं निशान कई बार क्या होता है कि बोल कुछ जाती हूँ, निशान कहीं ले। तो इतना आप समझ जाया करो कि आप समझदार हो, अच्छे क्वालिफाइड हो, कि मतलब कि मेरा आपको प्रश्न गलत बताने का उद्देश्य नहीं होता है। और वैसे काफ़ी समझदार हो, इसलिए आप मुझे सचेत कर देते हो कि मैम ये प्रश्न ठीक है बता दिया करो। लेकिन क्या है कि कई बार मैं बताता ना क्योंकि मैं पहले खुद तैयारी करती हूँ, फिर आपको ऐसे नहीं कि मैं बगैर तैयारी के आती हूँ और आपको गलत बता के चली जाती हूँ। ऐसा उद्देश्य मेरा नहीं होता है, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग है। एक नंबर आपके लिए, बल्कि आधा नंबर आपके लिए बहुत मायने रखता है। इसलिए तैयारी ध्यानपूर्वक करें। किन विश्वविद्यालयों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विधि, अर्थशास्त्र, राजनीति में डिग्रियां प्राप्त की? ध्यान दीजिए, विधि में, अर्थशास्त्र में, राजनीति में। ठीक है, थोड़ा मैं इसको जूम कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छी प्रकार से दिखाई दे जाए। तो बच्चों, आपका पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इसमें अर्थशास्त्र से मतलब है।
कोलकाता विश्वविद्यालय और मुंबई विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और मेरठ विश्वविद्यालय। तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा कोलंब विश्वविद्यालय और स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है। तो इकोनॉमिक्स का यहाँ मतलब अर्थशास्त्र है, ये थोड़ा सा अंग्रेजी में दिया है, इसे आप ध्यान से देख लेंगे क्योंकि कई बार नहीं ध्यान रहता, हमारे दिमाग से निकल जाता है। किस समाज में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मोह भंग हो गया? भाई किस समाज से डॉक्टर भीमराव का मोह भंग हो गया? मतलब कि ये तो मतलब उनका विश्वास उठ गया उस समाज से, हिंदू समाज से, ब्राह्मण समाज से, जैन समाज से, वैश्य समाज से। तो बच्चों इसका उत्तर आपका रहेगा हिंदू समाज से, क्योंकि उनका जन्म जो है हिंदू समाज में हुआ था और उनकी जो आगे की रूढ़ियाँ, जो आडंबर, इनसे उनका मोह भंग हो गया। तो ये सब बकवास है, इसमें हिंदू धर्म अच्छा धर्म नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कब बौद्ध धर्म के मतानुयायी बन गए? मतानुयायी का मतलब होता है कि उनको मानने लगे, ठीक है। 12 अक्टूबर 1952, 14 अक्टूबर 1956 और ये दिया गया है आपका, एक मिनट थोड़ा सा ध्यान से मैं एक बार, ये दिया गया आपका 12 अक्टूबर 1955, जहाँ 12 अक्टूबर से लिख कर लेंगे आप 12 अक्टूबर 1955। तो इसका उत्तर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी 14 अक्टूबर 1956 को। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म को मानने लगे। इतना आप, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, यहाँ पर मैं विशेष जोर देना इसलिए चाह रही हूँ क्योंकि ये प्रश्न आने की संभावना है। अगर यहाँ से प्रश्न बनेगा तो ये आने की संभावना है कि 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म को मानने लगे थे, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ कितने लोग बौद्ध धर्म के मतानुयायी बन गए? कहने का अभिप्राय ये है कि जो भीमराव अंबेडकर ने तो बौद्ध धर्म अपना ही लिया था हिंदू धर्म को छोड़कर, उनके साथ कितने और लोग में इसको मानने लगे थे, बौद्ध धर्म में आ गए थे। तो ये देखिए 5 लाख, 3 लाख, 7 लाख। तो आपका उत्तर रहेगा बच्चों 5 लाख। क्या उत्तर रहेगा आपका? 5 लाख। ऑप्शन नंबर सी है ये, यहाँ नाम आ जाता है कई बार 5 लाख, 5 लाख है और ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका उत्तर। ऑप्शन नंबर सी, 5 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म में आ गए थे। इन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ दिया था और बौद्ध धर्म को मानने लगे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस महान कवि से प्रभावित हुए थे? एक बात, ये प्रश्न बताने से पहले मैं बता देना चाहूँ, अगर किसी को ज़्यादा स्पीड लग रही है तो वो, क्योंकि एक ऑप्शन होता है जो आप लो कर सकते हैं और जिनको कम लग रही है वो थोड़ी सी हाई करके देख सकते हैं, ठीक है, ताकि ये हो सकता है कि आप मेरे साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, इसलिए मैं बोल रही हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस महान कवि से प्रभावित हुए थे? गुरु नानक देव से, कबीरदास से, रविदास से, धर्मदास से। तो वो प्रभावित हुए ऑप्शन नंबर बी कबीरदास से क्या है, प्रभावित हुए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देहांत कब हुआ था? अब उनका देहांत पूछ लिया गया है कब हुआ था, तो ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ प्रश्न बनने की संभावना है। 6 दिसंबर 1956 को, 5 दिसंबर 1955 को, 12 दिसंबर 1956 को, 6 दिसंबर 1951 को। और एक बात और बता देना चाहूँगी बच्चों, अगर आपकी तैयारी हो चुकी है, इनका आपने तैयारी कर ली है, तो आप मेरे बताने से पहले, जब मैं उत्तर बताऊं इससे बताने से पहले आप निशान लगा लिया करो। इससे क्या होगा कि आप अपने आप का मूल्यांकन कर पाएंगे, आंकलन कर पाएंगे कि हम कहाँ स्तर रखते हैं, यानी हमारी तैयारी कितनी हो चुकी है और कितने में से हमारे कितने नंबर आए हैं, ठीक है। जो तब मैं उत्तर बताऊं इससे पहले आप अपने मन में सोच लिया करो या कॉपी पेन लेकर ऐसे नंबरिंग डाल लिया करो और फिर निशान लगा लिया करो, ठीक है। तो यहाँ है 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देहांत हो गया। मतलब कहने का अभिप्राय कि लगभग 2 महीने ही ये बौद्ध धर्म में रह पाए थे, उसके बाद इनका देहांत हो गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लगभग किसके निर्माण में योगदान दिया? भाई किसके? हिंदू समाज में, दलित समाज से, भारतीय संविधान में, भारतीय समाज से। तो ऐसा आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का काफ़ी योगदान रहा था। और इनको संविधान लिखने में कितना समय लगा था, ये मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन, सोच के देखिए, इतना दिन इन्होंने अपने देश के निर्माण में, वैसे तो इनकी पूरी ज़िंदगी देश के निर्माण के लिए रही है, लेकिन जिससे हमारा देश चलता है, जिन नियमों से हमारा देश चलता है बच्चों, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ये जरूरी नहीं है कि ये पॉलिटिकल साइंस का ही प्रश्न है, ये वहीं आएगा, ये हमारा कॉमन प्रश्न है, जीके का है और ये कहीं पर पूछे, और हो सकता है कि ये हमारे से पाठ्यक्रम में है ये, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, इसे याद रखेंगे आप।
भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संपूर्ण वाङ्मय को कितने खंडों में बांटा है? संपूर्ण वाङ्मय को कितने खंडों में विभाजित किया है? 22 में किया है, 23 में किया है, 24 में किया है, 21 में किया है। तो यहाँ आप ध्यान देंगे, जो प्रश्न महत्वपूर्ण होता है वो अपने आप में आपको पता चल जाता है कि प्रश्न अगर यहाँ से बनेंगे तो मैं बता देती हूँ। यहाँ आप थोड़ा विशेष ध्यान देंगे। भारत सरकार के कल्याण, पहली बात तो ये भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय ने उनके संपूर्ण वाङ्मय को कितने खंडों में, मतलब खंड यहाँ भाग भी आ सकता है, खंड भाग विभाजित ऐसे भी आ सकते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे बच्चों, कितने में किया है? ऑप्शन नंबर डी 21 भागों में किया है। कितने में? 21 में किया है। और कई बार होता है कि मैं भूलों में आपको बता जाती हूँ कि मतलब ध्यान नहीं रहता है कि एक निशान, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कम समय में ज़्यादा प्रश्न करवा दूँ, लेकिन फिर आप ध्यान दिला दिया करो मेरा। बाबा भीमराव की रचना जेनेसिस एंड डेवलपमेंट का प्रकाशन कब हुआ था? जेनेसिस एंड डेवलपमेंट का प्रकाशन कब हुआ था? सन 1927, सन 1928, सन 1917, सन 1930। तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सन 1917 को जेनेसिस एंड डेवलपमेंट का प्रकाशन हुआ था। तो देखिए बच्चों, यहाँ मैं आपको सचेत कर देना चाहूँगी कि जरूरी नहीं है कि आपसे ये पूछा जाए कि इनका प्रकाशन कब हुआ था। प्रश्न बच्चों हमें बिल्कुल भी हर तरह से अपने युद्ध के लिए जाने से पहले हमारे पास अस्त्र शस्त्र संपूर्ण होने चाहिए। तो मैं यहाँ बता देना चाहूँगी आपको, जरूरी नहीं कि प्रश्न ये बनेगा कि प्रकाशन कब हुआ, ये भी तो बन सकता है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट के लेखक कौन है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो भी XYZ जो भी ऑप्शन उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपको मिलेंगे, क्योंकि ये उनकी जो रचना है। तो आप ध्यान रखेंगे, जरूरी नहीं कि आप इसको प्रकाशन कब हुआ, आप ये भी याद रखेंगे जेनेसिस एंड डेवलपमेंट किसकी रचना है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचना है। ठीक है, बढ़ते आगे। द एंटचेबल्स हु आर दे द एंटचेबल्स हु आर दे का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? सन 1945 में हुआ था, 1946 में हुआ था, सन 1947 में, सन 1948 में हुआ था। तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सन 1948 को द एंटचेबल्स हु आर दे का प्रकाशन हुआ था, सन 1948 में। और ये रचना किसकी है? ध्यान रखिए, द एंटचेबल्स हु आर दे, ये किसके? भीमराव अंबेडकर की। ऐसा भी आप याद कर सकते हैं, जो जैसे कि मैं आपको हमेशा से बताती आई हूँ अब तक। देखो एंटचेबल्स, ठीक है, और यहाँ आया है अंबेडकर। तो आप ऐसे जोड़कर भी इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित बुद्धा एंड हिज धम्मा से कब प्रकाशित हुई थी? भाई जो इनकी रचना है बुद्धा एंड हिज धम्मा, इनका प्रकाशन कब हुआ था? सन पूछ लिया गया है, सन 1957 को, सन 1958 को, सन 1959 को, सन 1960 को। तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सन 1957 को बुद्धा एंड हिज धम्मा का प्रकाशन हुआ था। तो आप ध्यान रखेंगे, अब मैं फिर वही आपको सचेत करूंगी कि सन 1957 को जरूरी नहीं है इनका प्रकाशन कब हो, ये पूछ लिया जाए। ये भी तो प्रश्न हो सकता है कि बुद्धा एंड हिज धम्मा किसकी रचना है? 4 ऑप्शन होंगे जिसमें आपका भीमराव अम्बेडकर होगा, क्योंकि ये इनकी रचना है। तो आप ध्यान रखिए, देखो बौद्ध, उन्होंने किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध को। ठीक है, तो बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो आप याद रखेंगे, तो बौद्ध धर्म को किसने अपनाया था? भीमराव अम्बेडकर ने अपनाया था। तो बौद्ध धर्म जैसे ऐसे याद कर सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। हु आर द शूद्रास का प्रकाशन कब हुआ था? 47 में, 1946 में, 50 में, सन 1951 में। तो बच्चों इसका उत्तर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका। आपका उत्तर बी रहेगा, सन 1946 में इनका प्रकाशन हुआ था। कहने का मतलब ये प्रकाश छपी थी। एक मिनट, यह भी प्रश्न बन सकता है, हुआ आर द शूद्रास का मतलब प्रकाशन, ये जरूरी नहीं ये पूछा जाए ये रचना किसकी है, तो हुआ आर द शूद्रास से भीमराव अम्बेडकर की। तो इसको आप याद कैसे करेंगे? जैसा कि मेरी आपको पता है एक आदत है, ये तो आपकी किताबों में भी लिखा है, लेकिन याद करवाना है, आपके दिमाग में फिट करना है, तो मेरी गारंटी है ना। तो शूद्रास का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए उस समय, आजकल तो ऐसा नहीं है, उस समय 4 वर्गों में बांटा गया था, 4 वर्गों में बांटा गया था हमारे समाज को, जिसमें ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, ठीक है, और वैश्य थे, शूद्र थे। ठीक है, शूद्र।
तो बच्चों जैसा कि आप जो पूजा पाठ करते थे ये ब्राह्मण कहलाते थे। क्षत्रिय थे जो युद्ध भूमि में लड़ने के लिए जाते थे वो। वैश्य जो व्यापार से संबंधित कार्य करते थे वो कहलाते थे। शूद्र थे जो साफ सफाई का इस तरह जो काम करते थे, उनकी सेवा का काम करते, बाकी वर्गों को शूद्र कहलाते थे। तो शूद्र जाति में इनका जन्म हुआ था। तो इन्होंने हालांकि पूरे समाज के, मैं तो ऐसा नहीं कहूँगी, इन्होंने पूरे भारत के लिए बहुत योगदान दिया है और अच्छा कार्य किया है, लेकिन विशेषकर उनको ध्यान दिया था क्योंकि ये वो जाति प्रथा को नहीं मानते थे। कहने का पर्याय कि वो सब इंसान को बराबर मानते थे, इसलिए इन्होंने शूद्रों पर विशेष ध्यान दिया कि ताकि ये भी इनके समान अधिकार प्राप्त कर सके। तो ऐसा शूद्रों पर जो कार्य सबसे ज़्यादा किसने किया है, ध्यान रखेंगे, तो भीमराव अम्बेडकर ने किया है। तो इसका उत्तर यही रहेगा, शूद्राष्ट। ठीक है, तो इसका उत्तर आप बता दिया था मैंने, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। थॉट्स एंड लिंग्विस्टिक स्टेट का प्रकाशन कब हुआ? थॉट्स एंड लिंग्विस्टिक प्रकाशन का प्रकाशन 1950 में, 51 में, 55 में, 60 में। तो बच्चों इसका उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। 1955 को इनका प्रकाशन हुआ था, थॉट्स एंड लिंग्विस्टिक का प्रकाशन। ठीक है, और ये इनकी रचना है, ये भी याद रखेंगे आप, ये भीमराव अम्बेडकर की रचना है। भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी का प्रकाशन, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी सन 1919, सन 1920, 1922, 1923। तो बच्चों इसका आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। सन 1923 को द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी का प्रकाशन 1923 में हुआ था, और ये रचना किसकी थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। ठीक है, ये आपका जब समाप्त हो जाएगा तो मैं एक ट्रिक और भी बताऊंगी, पहले आप इसे ध्यान से, क्योंकि अब मैंने आपको बता दिया तो आप ध्यान से नहीं सुनोगे। ठीक है, तो जब ये वीडियो पूरी होगी तो मैं एक और ट्रिक भी आपको बताऊंगी जिससे आप एग्जाम में आपका नंबर न के बराबर कटे। द राइज एंड फॉल ऑफ द ह्यूमन का प्रकाशन कब हुआ था? द राइज एंड फॉल ऑफ द ह्यूमन सन 1965, सन 1960, सन 1921, सन 1930 से। द राइज एंड फॉलो ऑफ द ह्यूमन का प्रकाशन कब? सन 1965, सन 1960, सन 1921, सन 1930। तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा सन 1965। द राइज एंड फॉलो ऑफ द हिंदू वीमेन। ठीक है, वीमेन भाई इन्होंने क्या है, हिंदुओं पर और महिलाओं पर विशेष कार्य किया है। महिलाओं को इन्होंने ये मतलब जब समाज में जैसे कि उसमें बाल विवाह था और क्या था, विधवा पुनर्विवाह पर बाल विवाह में छुटकारा की लड़कियों की उम्र बढ़ा दी जाए, शादी के लिए छोटी छोटी उम्र में शादी न की जाए। इसके साथ ही विधवाओं की बहुत बुरी दशा थी उस समय के समाज में, तो विधवाओं के लिए कार्य किया कि पुनर्विवाह जैसी इन्होंने अभियान चलाई, बहुत कार्य किया है इन्होंने हमारे समाज के लिए। एनी एलिशन ऑफ द कास्ट कब प्रकाशित हुई थी? एनी एलिशन ऑफ द कास्ट सन 1930, सन 1936, सन 1920, सन 1940। तो बच्चों इसका आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 1936 को एनी एलिशन ऑफ द कास्ट कब प्रकाशित हुई। तो वही बात है जैसे कि मैं आप हमेशा आपको बताती रही हूँ कि किस तरह से इसको याद करेंगे। तो देखो बच्चों, अब जब कास्टिज्म जातिवाद की बात है तो उस समय जातिवाद मतलब ऐसे तो हमारे बहुत नेता थे जैसे इसके योगदान के लिए बढ़ रहे थे कि जाति प्रथा हमारे भारतीय समाज के लिए कलंक है, यानी हमारा देश विश्व से पिछड़ रहा है, क्योंकि आपस में लड़ झगड़ रहे थे हमारे देशवासी कि मैं बड़ा हूँ तू छोटा है, इस तरह की भावना थी। तो ये समाज के लिए कलंक था, तो हम बाकी देशों से पिछड़ रहे थे और अंग्रेजों के इसलिए गुलाम थे, क्योंकि जब हमारे आपस में एकता नहीं रहेंगी तो हम दूसरे अपना विकास कैसे कर पाएंगे। वही परिवार की बात होती है, एक दूसरे के लिए योगदान के लिए भी जिसको आवश्यकता होती है तो हमें योगदान एक दूसरे को देना चाहिए ताकि हम ऊपर उठ सकें। तो वही बात है, कास्ट के लिए कौन लड़ रहा था, क्योंकि अब कुछ बच्चों के मन में शायद ये सवाल हो कि ये खुद सुधर जाती से थे, इसलिए हाँ भाई ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो इंसान खुद पे बीतती है ना, इन्होंने ये दर्द झेला है कि इन्हें शिक्षा के लिए बार बार में रोका गया था पानी पीने के लिए, तो ये लंबा मैंने इतना नहीं खींचूंगी, इतना समझे कि इन्होंने खुद उस चीज़ को झेला था, तभी इन्होंने कहा कि जब मैं पढ़ा लिखा हूँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो बाकी जो अनपढ़ है या बाकी जो इन अधिकारों को नहीं जानते उनके तो और भी बुरा हाल होगा। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे कास्ट का सबसे ज़्यादा ऊपर उठाने का योगदान किसका रहा है, तो भीमराव अम्बेडकर का है। तो इसे आप इस तरह भी आप ठीक कर सकते हैं।
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लेबर एंड पार्लियामेंट डेमोक्रेसी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? लेबर एंड पार्लियामेंट डेमोक्रेसी 1941 में, 1942 में, 1943 में, 1950 में। तो बच्चों आपका उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। 1943 में इनने क्या किया था, इसका प्रकाशन करवाया था, लेबर एंड पार्लियामेंट डेमोक्रेसी। वही लेबर मजदूरों के लिए इन्होंने कार्य किया था, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, शूद्रों के लिए। सामूहिक दिनचर्या एक रीति रिवाज समाज के सम्मिलित अनुभव के आदान प्रदान को लेखक ने क्या किया? सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति रिवाज के सम्मिलित अनुभव के आदान प्रदान को लेखक ने क्या कहा? भाई स्वतंत्रता, तानाशाही, दासता, लोकतंत्र। मतलब कि सामूहिक है ना, हम एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, एक दूसरे से मिलते रहेंगे, अपने कार्यों के लिए, अपने समाज के योगदान के लिए मिलकर रहेंगे, तो लोकतंत्र है ना, एक दूसरे का सहभाग, एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, तो वहाँ लोकतंत्र होता है। और दासता समझ दूसरे के गुलाम होता है, स्वतंत्रता से मतलब आज़ादी। तानाशाही हम जब कोई हमारे ऊपर तानाशाही कर रहा हो, यानी अपने अधिकार जमा रहा हो। और तानाशाह वो होता है जो दूसरे के अधिकार को छीन रहा हो और उसे अपनी हुकूमत कर रहा हो। जाति प्रथा व्यक्ति को जीवन भर के लिए किससे बांध देती है? जाति प्रथा व्यक्ति को जीवन भर के लिए किससे बांध देती है? एक ही व्यवसाय से, अनेक व्यवसाय से, व्यवसाय बदलने से, व्यवसाय छोड़ने से। तो बच्चों यहाँ एक ही व्यवसाय से, एक ही व्यवसाय का मतलब ये है कि मान लीजिए जैसे उस समय प्रचलन होता था, आजकल तो ऐसा नहीं है। तभी तो आप जितने भी दो लोग देख रहे हैं, चाहे वो SC से, OBC से हो या जनरल से, सभी इस परीक्षा में बैठने के लायक है, क्योंकि अब ऐसा नहीं है। नहीं तो अगर उस समय के समाज में होते तो आपको बैठने नहीं दिया जाता, बहुत से वंचित रह जाते। तो आज समानता है, स्वतंत्रता है, आप अपनी मर्जी से अपने व्यवसाय को अपना सकते हैं अपनी योग्यता के अनुसार। लेकिन बच्चों उस समय समाज में ऐसा नहीं था। उसमें क्या होता था, जैसे आप उदाहरण के लिए समझें, जिसके पापा यानी पूर्वज, पापा, दादा जो भी है, अगर कुंभ का काम करता है, कुंभ का मतलब है घड़े का, तो उसको मजबूर किया जाता था कि उसका जो आने वाली जो पीढ़ी है, यानी उनका बेटा है, पोता है, तो यही कार्य करेंगे। तो ये एक समाज में एक कलंक था कि एक व्यवसाय अगर उनके मतलब अपनी योग्यता के अनुसार वो कार्य नहीं कर सकते, चाहे वो उस काम में दक्ष हो या उसकी मर्जी हो या ना हो, उस पर थोपा जाता था। ठीक है, तो ये एक ही व्यवसाय के लिए अपनाने के लिए बाध्य किया जाता था। लेखक ने भारतीय समाज में बेरोजगारी और भूखमरी का क्या कारण बताया? गरीबी है, पूंजीवाद है, जाति प्रथा है, सांप्रदायिकता है। तो बेरोजगारी, भूखमरी जाति प्रथा है, क्योंकि आपस में लड़ते रहो जाति प्रथा में, और अपने जो हमारे योगदान है जो समाज के लिए, हमारे विकास के लिए, देश के लिए, अपने राज्य के लिए, उससे तो हम पिछड़ जाएंगे। जाति प्रथा का श्रम विभाजन किस प्रकार है? श्रम का मतलब होता है कार्य से। ठीक है, श्रम का मतलब कार्य से, काम से। तो स्वाभाविक है, अस्वाभाविक है, सार्थक, निरर्थक। तो अस्वाभाविक है भाई, अपनी मर्जी से काम करो। ये अस्वाभाविक है, किसी पर थोपो मत। लेखक ने काल्पनिक जगत की वस्तु किसे कहा? राजनीति को, सिद्धांत को, समता को, जातिवाद को। लेखक ने काल्पनिक जगत की वस्तु किसे कहा? राजनीति, सिद्धांत। तो ये कहा है समता को। काल्पनिक जगत की वस्तु किसे कहा? समता को। भाई समानता लाओ अपने देश में, इसको सिर्फ कल्पनाओं में नहीं, अपने समानता लाओ, अपने सभी इंसान बराबर है, सबको अपनी मर्जी से जीने का अधिकार है, अपनी मर्जी से व्यवसाय अपनाने का अधिकार है। तो इन्होंने भारतीय संविधान में लिखा है। लेखक के अनुसार हिंदू जाति प्रथा व्यक्ति को कौन सा पेशा चुनने की अनुमति दी? पैतृक पेशा, स्वतंत्रता, कर्मानुसार और कार्य कुशलता। लेखक के अनुसार हिंदू समाज पैसा चुनने की अनुमति देती है। तो ये क्या है कि जाति कहने का प्रयोग यहाँ दिया गया कि हिंदू समाज में जो हमारा हिंदू धर्म है उसमें क्या है कि बाध्य किया जाता कि आपके पिता, आपके दादा पैतृक पैसे में यानी ये कार्य करे, चाहे वो कुंभ का है, चाहे वो चमड़े का है या फिर कृषि का है, तो ये आप यही कार्य करोगे। और ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो भाई लाइक कर दिया करो। अब शेयर बहुत कम करते हैं, अपने दोस्तों तक शेयर करो, अपने चैनल को फैलाओ भाई, जो निःशुल्क रूप से फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पेड कोर्स में नहीं पढ़ सकते हैं। तो इनका, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कई के बच्चे कहते हैं कि मैम हमारे पास वीडियो नहीं पहुँचती है। तो भाई वीडियो कैसे पहुँचेगी? जब आप आल का बटन नहीं दबाओ, घंटी मिलेगी आपको, घंटी का निशान दबाकर आल मिलेगा, आल के बटन को दबाओ, जब वीडियो डालूंगे आप तक कुछ इस समय पर पहुंच जाएगी। ठीक है, लेखक के अनुसार हिंदू धर्म की जाति प्रथा व्यक्ति को कैसा पैसा चुनने की, पैतृक पैसा, ये मैं बता चुकी हूँ। आगे बढ़ते हैं। कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों द्वारा निर्धारित व्यवहार और कर्तव्यों का पालन करने के लिए मजबूर किया जाता था। तो भाई ये क्या थी?
स्वतंत्रता थी, ये आज्ञा पालन था, दासता था, गरीबी थी, क्या कारण था इसका बताओ। तो ये क्या थी भाई, दासता थी, क्या है, गुलामी थी। कौन सा धर्म व्यक्ति को जाति प्रथा के अनुसार पैतृक का अपनाने को मजबूर करता है, ये समय खराब नहीं करेंगे। हिंदू धर्म। स्वतंत्रता, क्षमता, भ्रातृता, आधारित समाज की भीमराव ने कैसा समाज का भाई, जो जहाँ पर स्वतंत्रता, आज़ादी होगी, समानता होगी, भाईचारे की भावना होगी, वही है वो आदर्श समाज होगा। लेखक के अनुसार इस युग में किसके पोषकों की कमी नहीं है, तो भाई जातिवाद की नहीं है, ठीक है। माता पिता के आधार पर श्रम विभाजन करना किसकी देन है, धर्म की है, समाज की है, जाति प्रथा की विरोध। तो नाम ही पाठ का, जाति प्रथा और श्रम विभाजन। आदर्श समाज में परिवर्तन का लाभ किन्हें प्राप्त होगा, अमीरों को, गरीबों को, उच्च जाति के लोगों को, सभी को। भाई जो आदर्श समाज होगा, यानी समाज में समानता होगी, अच्छा समाज होगा, तो उसमें क्या है, सभी को ऊपर उठने का अधिकार होगा। आज आप पेपर देने जा रहे हो तो ये आप समानता का ये अधिकार है, जो भारत में जो भीमराव अम्बेडकर का योगदान है इसमें, कि हमें ये अधिकार मिला है, चाहे वो किसी जाति से हो, सभी अपने व्यवसाय। नहीं तो कोई तो पूजा पाठ कर रहा होता, आज कोई कृषि कर रहा होता, कोई सफाई कर रहा होता, तो ये आजकल ये भी नहीं पता चलता किसकी कौन सी जाति है। अपने सभी को समान अधिकार है, सभी अपनी मर्जी से अपने व्यवसाय को चुन सकते हैं। जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है, ये लोगों को एक पैसे से जोड़ देती है, ये लोगों को अनेक पैसे से जोड़ देती है, ये पैसों से परिवर्तन कर देती है, ये रोजगार देती है। तो बच्चों इसका उत्तर आपका रहेगा कि ये लोगों को एक पैसे से जोड़ देती है। भाई जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष यही है कि लोगों को भी मजबूरी है उनकी, भाई एक ही काम करो, भाई तुम्हें थोप दिया जाता है, आप और किसी व्यवसाय में नहीं जा सकते। बाबा साहब अम्बेडकर किस प्रकार के समाज की कल्पना की, उन्होंने आदर्श समाज की कल्पना की है, ठीक है। लेखक ने भाईचारे के वास्तविक रूप को किसके मिश्रण की बातें बताया, आटा, नमक, दूध, पानी, दूध, घी, शक्कर, ये दूध, पानी। भाईचारे के, जिस तरह दूध में मान लीजिए दूध में पानी मिला दिया जाता है तो हमें पता नहीं चलता कि दूध में पानी, क्योंकि वो अपने आप में मिश्रण हो जाता है, कोई इसमें बता नहीं सकता। तो उसी प्रकार है, जब भाईचारा आपस में एक दूसरे के योगदान सहयोग करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि हमारा समाज कितना ऊपर उठ गया। लेखक के अनुसार दासता का संबंध किससे नहीं है, समाज से, कानून से, शिक्षा से, धन से। तो आपका उत्तर 41 का बच्चों रहेगा बी, कानून से। क्या है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ये लेखक के अनुसार दासता का संबंध किससे नहीं है, नहीं है, ध्यान देंगे या नहीं है, समाज से, शिक्षा से। देखो कानून तो किसी पर मजबूर नहीं करता, किसी की गुलामी करो, अपने समान रूप से रहो। किस क्रांति में समता शब्द का नारा लगाया गया, अब ये प्रश्न शायद आ सकता है, क्योंकि ये प्रश्न जहाँ महत्वपूर्ण होगा मैं आपको बता दूंगी। रूसी क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति से, जर्मन क्रांति से, जापानी क्रांति से। तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा भाई, इसका फ्रांसीसी क्रांति इसका उत्तर आएगा। बाबा साहेब के अनुसार किसके आधार पर समानता अनुचित है, वंश, परंपरा और जाति, सामाजिक प्रतिष्ठा, रोजगार और धन के लिए, जाति और धर्म और शिक्षा के लिए। तो बच्चों ये वंश परंपरा, इसका यहाँ लिखा गया है वंश परंपरा और सामाजिक प्रतिष्ठा, वंश परंपरा, क्योंकि ये अनुचित है। अनुचित मतलब गलत है भाई। वंश परंपरा यानी कि जहाँ पर आपका जन्म होता है और वही का सामाजिक वो प्रतिष्ठा बनाए, भाई आप इस समाज में हो तो आपकी इतनी प्रतिष्ठा है, और आप इस समाज से तो आप ये काम कार्य करें, आपको इतनी इज्जत मिलेगी, आपको इतनी। तो ये गलत है। जाति प्रथा के लेख के पोषक लोग किस जातियों से संबंधित है, छोटी जातियों से है, धर्म जाति, उच्च जातियों से है, राजनेताओं से, धार्मिक नेताओं से है। तो ऑप्शन नंबर 44 का आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अब जाति के पोषक, यहाँ मतलब पोषक का मतलब होता है कि जो जाति प्रथा के जिन्होंने इस जातियों को बांटा है, मतलब जाति प्रथा को जिसने बनाया है, जिसने बांटा है, भाई ये है, ये ब्राह्मण है, ये वैश्य है, ये शूद्र है और ये क्षत्रिय। तो ये कार्य किसने किया, उच्च जातियों ने। उन्होंने अपने आप को उच्च समझ लिया, बाकी को निम्न समझा। आर्थिक विकास के लिए जाति प्रथा का परिणाम कैसा है, हानिकारक है, लाभकारी है। भाई ये आर्थिक हानिकारक है, ये समझाने की आवश्यकता नहीं है। श्रम के परंपरागत तरीकों में किस कारण से परिवर्तन हो रहा है, श्रम के परंपरागत मतलब जो पुराने जो परंपरा से चले आ रहे हैं, शिक्षा के कारण, गरीबी के कारण, बेरोजगारी के कारण, आधुनिक तकनीक के कारण। भाई आधुनिक तकनीकी नहीं होगी तभी तो परिवर्तन हो रहा है।
आधुनिक समाज होगा हमारा, आधुनिक परंपराओं को, यानी जो रूढ़ियों से चली आ रही है उन परंपराओं को तोड़ेंगे, नए नियम बनाएंगे, तभी तो आधुनिकता आएगी। लेखक के अनुसार मनुष्य की कार्य कुशलता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है? जाति प्रथा एवं श्रम विभाजन करके, जनसंख्या बढ़ाकर, अधिक उद्योग बढ़ाकर, सबको समान अवसर देकर। भ्रातृता का संबंध किसे? तो यहाँ आप ध्यान देंगे, संस्कृतनिष्ठ है, तद्भव है, विदेशज है, देशज है। तो यहाँ मैं आप संस्कृतनिष्ठ है, ये यहाँ मैं आपका 1 मिनट लेना चाहूँगी। देखो बच्चों, आप में जैसे कि मेरी आदत है, मैं आपको साहित्य के साथ साथ व्याकरण भी पढ़ाती हूँ। देखो यहाँ री की मात्रा दी है बच्चों, री की मात्रा दी है। अब ध्यान से सुनोगे आप, कहीं जल्दबाजी में हो। री की मात्रा जहाँ भी लगेगी, री की मात्रा जहाँ भी शब्द में होगी, तो वो 100% बच्चों, 100% बोल रही हूँ, वो तत्सम शब्द ही होगा। और तत्सम से मतलब है मेरा संस्कृत, यानी संस्कृत का ही शब्द होगा। ध्यान रखिए, कहीं पर री की मात्रा आ जाए वो संस्कृत शब्द होगा, ठीक है। लेखक के अनुसार किस पहलू से जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है? राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक। तो आर्थिक रहेगा इसका उत्तर। जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक परिणाम, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उसे क्या बना देती है? निष्क्रिय बना देती है, सक्रिय बना देती है, क्रमशील, गतिशील। भाई निष्क्रिय बनाएगी, ठीक है, जिसमें कोई रुचि नहीं। अब आपकी रुचि शिक्षक बनने में, आपको कहे कोई खेती कर लो, तो क्या आप उसमें काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? जाति प्रथा, शिक्षा, श्रम विभाजन, प्रोत्साहन। तो बच्चों कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता? आधुनिक सभ्य समाज। तो आधुनिक सभ्य समाज किसे मानेगा? तो आधुनिक श्रम विभाजन, ये नहीं, श्रम विभाजन नहीं होना चाहिए। 1 मिनट भाई, यहाँ मुझे लग रहा है, वैसे आप कमेंट करके बताओगे कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन, ये भी हो सकता है कि मतलब आपकी कार्य कुशलता, श्रम विभाजन, कार्य कुशलता, हाँ मतलब ये अब समझ में आ गया कि कार्य कुशलता यानी आपकी क्षमता है, तो उसके अनुसार हम श्रम विभाजन करेंगे। मान लीजिए आपकी रुचि, आपकी क्षमता है भाई बच्चों को पढ़ाने की, शिक्षण करने की, तो उसके अनुसार श्रम विभाजन होना चाहिए। अब जिसकी रुचि उसमें है, यानी खेती में, तो खेती करेगा। जिसकी रुचि इंजीनियरिंग, यानी जिसमें आपको नए नए खोज करने में, तो वैज्ञानिक बनेगा। तो इस प्रकार से मतलब कर्मों के आधार पर श्रम विभाजन होनी है, अपनी क्षमता के अनुसार श्रम विभाजन होना चाहिए। तो मैं इसका अन्यथा से कहीं और उत्तर समझ गई, इसलिए यही आएगा इसका। या आप भी पजल हो सकते हो, तो ध्यान से देखेंगे आप। कहीं सोचो भी शिक्षा जरूरी है, मैं भी समझ गई थी 1 मिनट के, तो मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी, शिक्षा होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन इससे आप समझेंगे, यहाँ इसमें जो ये शब्द दिया है, इससे समझेंगे कार्य कुशलता के अनुसार श्रम विभाजन होना चाहिए, मतलब आपकी योग्यता के अनुसार श्रम विभाजन होना चाहिए, ना कि जाति के अनुसार, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति के नारे में कौन सा शब्द विवाद का विषय बना हुआ है? भाई जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो कौन सा शब्द विवाद का विषय? इन शब्दों में देखेंगे आप, राजतंत्र, समता, स्वतंत्रता, श्रम विभाजन। तो समता इसलिए कि जब फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो फ्रांस की क्रांति में नारा दिया गया था कि समता भी, समानता लाओ, सब इंसान, सब मनुष्य बराबर हैं, सबको जीने का अधिकार है, सबको अपने मर्जी से कार्य करने का अधिकार है, सबको अपनी मर्जी से घूमने का अधिकार है। तो बच्चों यहाँ आपके श्रम विभाजन और जाति प्रथा के प्रश्न पूरे होते हैं। ये आरओ भाग 2 का था हमारा, भीमराव अम्बेडकर का। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके अवश्य बताएं और अपने सुझाव अवश्य दें। इसके साथ ही आपको एनसीईआरटी व्याकरण की दोनों एक दिन आपको एक दिन एनसीईआरटी के, एक दिन साहित्य की वीडियो मिल रही है। अब कुछ बच्चों के मन में सवाल होगा कि मैंने आपने व्याकरण नहीं करवाया। व्याकरण के मैंने कम से कम 10 वीडियो डाल रखी हैं, ठीक है। आप उनको देखते ही नहीं हो भाई, बच्चों की आदत है उनको नई नई वीडियो चाहिए। देखो भाई, नई भी आपको मिलेगी, लेकिन आपको अच्छी प्रकार से तैयारी करनी है, तो आप समय लगा कर पुरानी भी देख लिया करो और रिवीजन कर लिया करो। और जिसको क्रमबद्ध रूप से तैयारी करनी है, अच्छे नंबर लेने हैं, तो ये आदिकाल से लेकर और अब तक की सारी वीडियो देख लो। अब मैंने डाली है एक लगभग 2.5 घंटे की आदिकाल की, उससे शायद ही कोई प्रश्न बाहर जाएगा, वो देख सकते हो। और मैं 1 मिनट और ये कहना चाहूँगी कि कुछ बच्चों के मन में सवाल ये होगा कि मैम अपना खुद प्रश्न करवा ली, इसलिए आपको मतलब ये लग रहा है। तो देखो, ये तुम्हारे पाठ्यक्रम में है ही,
ठीक है। इसके साथ ही मैंने साहित्य के वो प्रश्न करवाए हैं, या तो वो पीछे परीक्षा में पूछे गए, गत वर्षों में पूछे हुए प्रश्न या पूछे जाने की संभावना है, तो वो प्रश्न आप ना छोड़ें, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। उन प्रश्नों को आप अवश्य तैयार करेंगे, ठीक है। और एनसीईआरटी कुछ बच्चों के मैम ये आएगा वो आएगा, देखो भाई मेरी जो सबसे पहली वीडियो है वो आपकी पाठ्यक्रम की बनी है कि आपका HPSC PGT का पाठ्यक्रम क्या रहेगा, आपका सिलेबस क्या है, तो पहले वो देखो। वैसे तो मैं पाठ्यक्रम के अनुसार ही आपकी तैयारी करवा रही हूँ कि पाठ्यक्रम में आपका पूछा क्या जाएगा, लेकिन फिर भी आप अपने मतलब अपने भाई अपनी तसल्ली के लिए पाठ्यक्रम को देखो, क्योंकि युद्ध में जाने से पहले आपके पास अस्त्र शस्त्र पूरे होने चाहिए। अब तक आपको यही नहीं पता कि हमारा पाठ्यक्रम क्या है, तो आपकी तैयारी में आपको बहुत बाधा आ रही है। अपनी पाठ्यक्रम को अच्छी प्रकार से देखो, जांचो, फिर तैयारी अपने जोरों शोरों से कर दो। इसके साथ ही मैं कामना करती हूँ कि सभी का सिलेक्शन हो जाए। आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।